नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथी करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट, क्योंकि आज तो बहुत स्पेशल सेशन है आप सभी के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्लीट फिजिक्स आपने पढ़ ली और 11 घंटे की मैराथन भी आपने पढ़ी, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो। रेलवे का कोई भी एग्जाम आप ले सकते हैं यहाँ पर, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम होते हैं, और एसएससी के तमाम एग्जाम जो कि सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल, और सभी एग्जाम के लिए मैंने कंप्लीट 11 घंटे का मैराथन बनाया हुआ है फिजिक्स का। जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखा है उसको देख लेना। और यहां पर भी 51 दिन, 51 मैराथन के अंदर 21 दिन आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, जिसके अंदर फिजिक्स के सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए। 21 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों। 21 दिन के अंदर फिजिक्स के सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए। आज उसी टॉपिक्स का मैं टेस्ट लेने वाला हूं, और टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे? 35 सवाल होंगे। इस टेस्ट के अंदर 35 सवाल होंगे प्यारे बच्चों। अगर आपके क्वेश्चन 30 प्लस सही हो जाते हैं, अगर आपका स्कोर 30 प्लस आ रहा है, तो मान जाइएगा मेरी बात कि रेलवे की बेहतरीन तैयारी आपकी है और एसएससी की भी बेहतरीन तैयारी है आपकी। बच्चों साइंस जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा विषय है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कि क्या छोड़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 51 दिन अगर आपने मेरे साथ लगातार पढ़ लिया तो एक एक सवाल आपका जो भी एग्जाम में आएगा वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आज के टेस्ट की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो बच्चों 35 सवाल, अगर आपके 30 से कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको नोट्स को रिवीजन करने की जरूरत है। जो पीडीएफ आपको देता हूं मैं साइंस बाय पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल पर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जो भी पीडीएफ आपको दी जाती हैं, प्लीज उनका प्रिंट आउट निकलवा लो। डेली आप प्रिंट आउट निकलवाओ एक एक दिन का, और जैसे आज डे 22 है, इसका भी प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। हर दिन प्लीज नोट्स को रिवीजन करो, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। और जो 11 घंटे की मैराथन थी उसकी पीडीएफ मैंने दे रखी है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर। कंप्लीट फिजिक्स है वो कंप्लीट फिजिक्स है बेटा। उसकी पीडीएफ को तो जरूर निकलवा लेना। कम से कम 100 पेज है उसके अंदर, 100 पेज है, तो उसको जरूर निकलवा लेना प्लीज। साइंस बाय पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल पर वो पीडीएफ अवेलेबल है। कंप्लीट साइंस, कंप्लीट फिजिक्स का जो मैंने क्लास लिया था उसके नोट्स आपको मिले हुए हैं। ठीक है बेटा, चलो तो आज के 35 सवाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्लास डेली आपकी 10 बजे चलती है, और पहले ही कल ही मैंने बता दिया था कि कल मैं एक टेस्ट लेने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, और आज का पहला सवाल कुछ सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। बच्चों लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताना क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन 1 का राइट आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताएं बच्चों, क्या आएगा? प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या आएगा? किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जो होती है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसे धातुओं का कौन सा गुण कहा जाता है? बच्चों जैसे घंटी है, घंटी किसकी बनती है? मेटल की, धातु की। तो जब वो टकराती है तो उसमें से आवाज आती है, तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? भाई पीडीएफ नहीं मिला, तुम कसम खाओ कि सच में पीडीएफ नहीं मिला, झूठ बोल रहा है बेटा। जो कह रहा है पीडीएफ नहीं मिला वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ज्वाइन किया तुमने साइंस बाय पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल? ज्वाइन किया? नहीं किया ना, तो पीडीएफ कैसे मिलेगा दोस्त? रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया? नहीं किया ना, तो कैसे मिलेगा पीडीएफ? इन दो के अलावा मैं तुमको पर्सनली नहीं भेजूंगा बेटा। प्लीज इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लो। पीडीएफ तो क्लास के तुरंत बाद भेज दिया जाता है आपको। ठीक है, तो कौन सा गुण है जिसकी वजह से कोई धातु आवाज करती है बेटा? टन टन की आवाज करती है, पीटने पर आवाज करती है, टकराने पर आवाज करती है। तो बच्चों इस गुण को हम कहते हैं सिनोरस या ध्वनिकता कहते हैं। ध्वनिकता या सिनोरोसिटी कहते हैं बेटा। सिनोरस प्रॉपर्टी होती है बच्चों, याद रखना। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सिनोरस गुण, यानी ऐसा गुण है जिसमें कोई धातु टकराने पर आवाज करती है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि ये आपका सिनोरस यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तन्यता का अर्थ क्या होता है? बेटा किसी धातु का पतले पतले वायर यानी तार में बदलना, इसको हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। लेकिन अगर किसी धातु को पतली पतली चादर में बदला जाता है, सीट के अंदर बदला जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? मीलिएबिलिटी कहते हैं। तो तीनों को, 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलो
क्लियर है? तन्यता का अर्थ क्या है? पतले पतले तार में बदलना डक्टिलिटी कहलाता है। पतली पतली चादर में बदलना क्या कहलाता है? मिलिएबिलिटी कहलाता है। और बेटा आवाज करने पर टन टन की आवाज आती है और पीटने पर टन टन की आवाज आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिनोरस कहते हैं। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दूसरे सवाल का सही जवाब क्या आएगा बेटा। बताओ बेटा क्या आएगा? बताओ बेटा क्या आएगा? इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट देन व्हाट विल कॉज इट टू स्टॉप। अगर किसी वस्तु पर बल, देखो 35 क्वेश्चन होंगे, 35 में से आपको अगर 30 प्रश्न सही कर दिए तो समझ जाइएगा आप बेहतरीन हो, आपने विज्ञान की अच्छी तैयारी की है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स कंप्लीट, ऐसा नहीं है किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट फिजिक्स का टेस्ट है। मतलब फिजिक्स के 10 से 12 टॉपिक इसके अंदर हैं। फिजिक्स के 10 से 12 टॉपिक इस टेस्ट के अंदर हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बेटा। कंप्लीट फिजिक्स मतलब 10 से 12 चैप्टर का टेस्ट है। 10 से 12 चैप्टर आज के इस टेस्ट के अंदर मर्ज हैं। 35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। तो यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया जाता फिर भी वो रुक जाती है, किसके कारण? घर्षण के कारण। क्या आएगा? सी इज द राइट आंसर। जैसे मैंने कहा कि बॉल को फेंक दिया, ऐसे बॉल, जैसे ये बेटा बॉल है और बॉल इस तरीके से जा रही थी आगे की तरफ, मैंने तो बॉल को नहीं रोका, लेकिन बॉल कुछ दूरी चलने के बाद खुद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो बॉल जमीन पर चल रही है तो एक स्पर्शी बल लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। जब भी जो गति का विरोध करता है, मोशन का अपोज करता है, ऐसे बल को घर्षण बल कहते हैं, जो सामने से इस बॉल के ऊपर लगेगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, जो किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? घर्षण बल। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। मेरे भाई आप लोग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दो और हर जगह पहुंचा दो बच्चों। हेमराज जी बिल्कुल, चलें बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2। देखो बच्चों प्लीज आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग लेट मत आया करो। ये क्लास 10 बजे का मतलब है 10:01 पर ये शुरू हो जाती है। तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पहला वाला ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। मैं सच में चाहता हूं दिल से कि आप 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और 35 में लास्ट में अपने नंबर बताओ मुझे कितने आए। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। यांत्रिक ऊर्जा में से अगर गतिज ऊर्जा को घटा दूं तो क्या आता है? बहुत प्यारा सवाल है, बताइए। यांत्रिक ऊर्जा में से अगर गतिज ऊर्जा को घटा दें तो क्या आता है? कमेंट करके बताएं भाई जल्दी से। यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा, बेटा देखो आपको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये 2 प्रकार की एनर्जी का सम होता है। 2 ऊर्जा को जोड़कर आता है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी को जोड़कर यांत्रिक ऊर्जा आता है, जिसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। सभी बच्चों को ये लिख लेना है अपनी कॉपी में कि भैया यांत्रिक ऊर्जा का अर्थ है दोनों को जोड़कर, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो आंसर क्या आएगा? बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, शानदार मेरे भाई, जबरदस्त। आप लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक शेयर करें भाई। भैया एक बताइएगा बेटा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? स्थितिज ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी में से क्या घटा दिया? काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। एक बात बताओ तुम लोग मुझे कमेंट करके, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सूत्र क्या होता है? mgh। गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। बेटा याद रखना, दोनों को याद रखना है। क्या गतिज ऊर्जा निकालनी है तो 1/2 mv²। धन्यवाद भाई। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या आएगा? mgh। दोनों को बेटा आपको क्या करना है? याद रखना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, और दोनों को जोड़कर क्या आता है? मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा आपका आता है। चलें चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। देखो मैं थोड़ी सी स्पीड में क्यों हूं? क्योंकि मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं। थ्योरी तो डेली पढ़ाई जाती है बेटा, 10 बजे यहां पर आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं टॉपिक वाइज। लेकिन आज तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूं कि तुम कितने जानते हो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा तो 35 क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे बेटा, और मैं सच में चाहता हूं कि आज 35 क्वेश्चन हम अपने इस टेस्ट में लगाएं। बताओ लेजर का पूरा नाम क्या होता है? लेजर का पूरा नाम,
लेजर एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ऑपरेशन किए जाते हैं। किसी धातु में, किसी मेटल में, किसी बिल्डिंग में क्या डिफेक्ट है इससे पता लगाया जाता है कि क्या डिफेक्ट है इसके अंदर। तो बच्चों लेजर का पूरा नाम क्या होता है कमेंट करके बताएं, और यह भी बताएं साथ ही कि लेजर की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो व्यक्ति हैं जिन्होंने लेजर का खोज किया, उनका नाम क्या है। तो बच्चों याद रखना थियोडोर मैनन। क्या याद रखेंगे? थियोडोर मैनन। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लेजर का आविष्कार किया। क्या है? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लेजर का आविष्कार किया। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। आप लोग प्लीज वीडियो को 800 बच्चे देख रहे हैं और 300 लाइक हैं। ऐसे करेंगे क्या? एक बार लाइक जरूर करें आप सभी बच्चे सेशन को, अगर अच्छा लग रहा है तो आपको। ठीक है, बताओ लेजर का पूरा नाम होता है बेटा लाइट। आयल का मतलब है लाइट, एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। डी इज द राइट आंसर। लिख लो, डी आपका सही जवाब है। लेजर एक प्रक्रिया है, एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीकी है जिसकी मदद से ऑपरेशन किए जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। मेटल, किसी धातु में क्या डिफेक्ट है वो पता लगाया जाता है। कोई बड़ी बिल्डिंग है उसमें क्या डिफेक्ट है ये पता लगाया जाता है। लेजर का पूरा नाम यह है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। बच्चों इसकी खोज करने वाले व्यक्ति, अच्छा हिंदी में नाम वही रहेगा थियोडोर मैनन। सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे थियोडोर मैनन। लिखो क्या? थियोडोर मैनन है जिन्होंने इसकी खोज की बेटा। चलो 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बताना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे भाई, अभी 200 बच्चों की कमी है। मैंने कहा था 1000 स्टूडेंट अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए, मतलब भाई तुमको टारगेट पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ बेटा। गेमिंग रिएक्शन बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आपके कमेंट थोड़े छोटे दिख रहे हैं भाई मुझे, इसलिए मैं ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय कम है बेटा। मेरा असली टारगेट ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए बस। ठीक है, चलो बेटा। फिर तो ढेर सारी बातें आपके सिलेक्शन के बाद जब आप मिलने आओगे ना मुझसे काले रसगुल्ले लेके, तो आप बहुत सारी बातें हम करेंगे, है ना। हम पार्टी करेंगे जगह जगह दिल्ली में जा जाके, है ना, बहुत मजे करेंगे। लेकिन पहले आप सरकारी नौकरी लगा लो एक बार। चलो इक्वल टू MC स्क्वायर, ये किसके द्वारा दिया गया बेटा? ई का मतलब क्या होता है? एनर्जी। याद रखना ई का अर्थ होता है एनर्जी, ऊर्जा। बेटा बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि इक्वल टू MC स्क्वायर जो होता है इसमें ई का अर्थ क्या होता है? एनर्जी। एम का मतलब होता है मास। एम का मतलब क्या होता है? मास, मतलब द्रव्यमान। और सी का मतलब होता है बेटा प्रकाश की चाल। लाइट की स्पीड को सी से दर्शाते हैं। प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है उसको किससे दर्शाते हैं? सी। तो अगर कोई पूछे कि इक्वल टू MC स्क्वायर किस किस के बीच में संबंध है, तो मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन है। ठीक है, किसके बीच में? द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच संबंध एक इक्वेशन है, एक समीकरण है जिसे E इक्वल टू MC स्क्वायर कहते हैं। और बच्चों ये आपके अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? इसे तो दुनिया नहीं भूल सकती। क्या? मास एनर्जी का रिलेशन, द्रव्यमान और आपके ऊर्जा का संबंध किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया बेटा। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। चले अगले क्वेश्चन पर। चलो बेटा, सी का मतलब है, सी से दर्शाते हैं प्रकाश के चाल को, जो कि 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड लिया जाता है बेटा। आज हंसूंगा नहीं दोस्त, थोड़ा सा गम है। ठीक है, बस पूछो मत, तुम लोग, बड़ा दिमाग खराब है भाई मेरा, है ना। तो इसलिए मैं कल शायद छुट्टी ले सकता हूं, लेकिन अगर दिमाग ठीक रहा, डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक है, दिमाग हालत ना थोड़ी सी ठीक नहीं है बेटा, अगर हो सका तो कल क्लास लूंगा सैटरडे को 10 बजे। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी क्लास तो ले ही लूंगा, है ना। तुम तो यार मन नहीं लगता है, अगर तुम्हारी क्लास नहीं लेता हूं तो फिर मेरा मन नहीं लगता है बेटा। चलो, थोड़ा परेशान हूं बेटा, सच्ची सच्ची बता रहा हूं तुमको आज मैं। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। सच्ची सच्ची बता रहा हूं, थोड़ा परेशान हूं, प्लीज हंस मत छोरी। निशा कुमारी, बताओ निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बेटा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी कि क्या चीज में बदलाव करके किसी की स्टेट यानी कि अवस्था या रूप बदला जा सकता है। कमेंट करके जल्दी से बताइए बेटा, क्या चीज में बदलाव करके अवस्था बदली जा सकती है, स्टेट बदली जा सकती है। कमेंट करके बताओ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई बर्फ का टुकड़ा है, आइस जिसे कहते हैं, और इसको मैंने गर्म कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा? पानी बन जाएगा भाई, वाटर बन जाएगा। और वाटर को जब मैंने गर्म किया तो क्या बन जाएगा भैया? गैस बन जाएगा, गैस में उड़ जाएगा भाप बन के। तो बेटा ये स्टेट ही तो बदल गई, इसकी अवस्था ही तो बदल दी। पहले ठोस था, फिर द्रव बन गया, फिर गैस बन गया। भाई पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड बन गया, फिर गैस बन गया। तो मैंने क्या बढ़ाया?
क्या किया बेटा मैंने? हीट किया, यानी टेम्परेचर, यानी मैंने तापमान को बढ़ाया, तब जाके बेटा उसकी क्या बदल गई? स्टेट बदल गई। इसका मतलब है डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 6। 6 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए एक बार बताना। 6 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए एक बार कमेंट करके मुझे बता दो भाई। लास्ट 35 क्वेश्चन पर जाएंगे हम और लास्ट में आपसे यह पूछूंगा कि कितने हुए। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएंगे बेटा क्या आएगा। आपको झूठ नहीं बोलना है कि 6 में से 6 बता रहे हो, आपको झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, बताओ बेटा क्या आएगा। किसी ऑब्जेक्ट का क्या फिक्स रहता है जो जगह जगह बदलने पर नहीं बदलता? मतलब आपको पता है इस चीज का कि जो कभी नहीं बदलता, क्या क्या है ऐसा? क्या वेग नहीं बदलता? अरे हां, वेग तो बदल जाता है, गाड़ी का वेलोसिटी बदल जाता है। मास या गति बदल जाती है, स्पीड, चाल जिसे कहते हैं, या भार। बेटा क्या चीज कभी नहीं बदलती? चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे मंगल ग्रह पे चले जाओ, अर्थ पे कहीं भी चले जाओ, वो चीज नहीं बदलती। उसका नाम कमेंट करके बताओ मुझे, क्या आएगा उसका नाम? बहुत बढ़िया, शानदार मेरे भाई। 100 बच्चों की कमी है क्लास के अंदर, जल्दी से शेयर कर दो। 1000 स्टूडेंट अपनी क्लास में लाइव होने चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? मास कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान बच्चों कभी नहीं बदलता, कहीं भी आप चले जाओ ये कभी नहीं बदलता है। बेटा याद रखना, मास और वेट में जमीन आसमान का अंतर है। वेट, वो जो तुम कहते हो ना किलोग्राम, मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। जैसे मैं पूछूं कि बिटुआ, लक्ष्मी, या फिर जो भी आपका नाम है बेटा, निशिका, ज्योति, राहुल, आपका मास कितना है बेटा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपका मास कितना है। जो तुम केजी में बताते हो ना, 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो, दैट इज योर मास, वो आपका मास है बेटा, वो द्रव्य भार नहीं है। क्योंकि वेट पता है कैसे निकाला जाता है? W बराबर mg। मतलब जो तुमने बताया 70 किलो, 70 किलो या 80 किलो, उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8, तब जाके आपका भार निकल कर आएगा। बेटा बहुत प्यारा सवाल था कि जो तुम बताते हो ना केजी में, किलोग्राम में, सब्जी खरीदने गए 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज, तो ये मास है बेटा। वेट कैसे निकाला जाता है? उसमें जो तुम केजी में कह रहे हो उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तब जाके वेट निकलेगा। और याद रखना, मास का यूनिट केजी होता है और वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या? वेट यानी भार का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। भार जो है ये बदल जाता है, ये बदल जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। अलग अलग प्लेनेट पर, अलग अलग ग्रहों पर वेट जो है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जी का मान अलग अलग होता है बेटा। पृथ्वी पर 9.8 होता है, चंद्रमा पे कुछ और होगा, लेकिन मास कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सी चीज कभी नहीं बदलती। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कौन सी चीज कभी नहीं बदलती। जी का वैल्यू अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग, तो वेट भी अलग अलग, भार भी अलग अलग। ठीक है बच्चों, चलो 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताओ बेटा। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? देखो मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपने ये टेस्ट लगा लिया मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी एक दिन ये याद रखना कि ये टेस्ट जो आज आप लगा रहे हो, इससे ही आपके 2 या 3 प्रश्न आपको पेपर में मिल सकते हैं। सुन लो भाई, रेलवे वाले सभी स्टूडेंट और एसएससी वाले सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपका होने वाला है, लास्ट तक रुके रहना बेटा। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है बेटा? एमसीबी जो घरों में प्रयोग होती है भाई, बिजली वाली एमसीबी, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो बताओ क्या आएगा बेटा? याद रखना, मिनीच्योर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनीच्योर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब बी इज द राइट आंसर। भाई थोड़ी सी स्पीड पकड़ लो प्लीज, थोड़ी सी स्पीड। और भाई 950 बच्चे अपने क्लास के अंदर हैं और 500 भी लाइक नहीं है। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और इंजॉय अगर कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी आपको बेटा नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा बेटा? एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनीच्योर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का। अच्छा एक बात और बता दो, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? चलो एमसीबी का तो पता है सबको, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट करके बताओ बेटा जल्दी से। तो याद रखना बेटा, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग। बेटा इंग्लिश में और हिंदी में फुल फॉर्म हमेशा इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश में ही याद रखना फुल फॉर्म। ठीक है बेटा, क्या है बोलो? लाइट एमिटिंग डायोड।
लाइट एमिटिंग डायोड किसका फुल फॉर्म होता है? आपका एलईडी का फुल फॉर्म होता है। सभी मेरे प्यारे साथियों को क्या करना है, याद रखना है बेटा। ठीक है, देखो ये क्लास डेली 10 बजे चलती है बेटा, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन आज मैंने टेस्ट लिया है भाई आपका। ठीक है, तो चलिएगा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो तुम ये सोच रहे होंगे सर न्यूमेरिकल भी आएंगे क्या? अरे भाई ये लो आ गया, आ गया। तुम लोग सोच रहे होंगे सर जी अपन तो रेलवे की तैयारी कर रहे थे, न्यूमेरिकल क्या होगा? सर फुल फॉर्म क्या है? किसका बेटा फुल फॉर्म पूछ रहा है भाई? तो न्यूमेरिकल भी आपके लिए लेकर आया हूं, बताओ क्या है। देखो बेटा मोमेंटम, मोमेंटम कहते हैं हिंदी में संवेग को। संवेग कितना दे रखा है? पी कहते हैं। संवेग का फॉर्मूला होता है पी, और पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम गुणा वी। बेटा ये संवेग का सूत्र है, सुन लो भाई। P बराबर फॉर्मूला होता है m गुणा v, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। अच्छा आपको इस क्वेश्चन में बेटा संवेग कितना दिया है? 50, P की वैल्यू 50 दिया है, और आपको वेलोसिटी यानी वेग कितना दिया है? 5। तो आपको क्या निकालना है बेटा? जल्दी से बता दो, m निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? आपको m निकालना है। तो कितना आंसर आएगा? कमेंट इतनी स्पीड से आने चाहिए साथी कि रुकने नहीं चाहिए आपके, बहुत जोर से आपको। बहुत बढ़िया भाई, बताइए क्या आएगा? m की वैल्यू कितनी आएगी? ये 50 है, वो 5 है, तो m बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 50 में 5 से भाग दे दो तो आंसर आपका कितना आएगा? 10 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 10 मास है तो किस में आएगा? केजी। अरे न्यूटन वाले जो सी दे रहे हैं ना, उनको तो पिटाई करनी पड़ेगी बेटा। उसने मास पूछा है, मास का मतलब है द्रव्यमान, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि मास की यूनिट केजी होता है, न्यूटन नहीं होता। ठीक है, अरे वेट का यूनिट, भार का मात्रक न्यूटन होता है, मास का यूनिट क्या होता है? केजी यानी कि किलोग्राम होता है। क्लियर है आपको सभी बच्चों को? यहां तक केजी आपका आंसर आएगा, डी आपका सही होगा। ठीक है, वेट नहीं पूछा, मास पूछा गया है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं बेटा। 10वें प्रश्न का सही जवाब कौन बच्चा देगा? सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे भाई। सर आज बस क्वेश्चन करवाइए। ठीक है बेटा रुचिता कुमारी, चलिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा बेटा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? बेटा देखो मैं कह रहा था ना कि भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखना। देखो मैंने कहा कि अर्थ जो होती है ना, अर्थ इसके या मून, चंद्रमा पूछा है उसने। चंद्रमा जो होता है बेटा, चंद्रमा यहां पर वेट जो होता है किसी वस्तु का, हमारी अर्थ में 6 से भाग दे दो, इतना कम हो जाता है। लिख लो, चंद्रमा के ऊपर जो वेट होता है बच्चों, अर्थ में कितने से भाग दे दो? 6 से। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज हाउ मेनी टाइम्स डेट ऑफ द मून। तो बेटा मून का कितना गुना हो जाएगा भैया बताना? मून का कितना हो जाएगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ बताओ, बताओ बेटा क्या आएगा? आंसर बता दो जल्दी से। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज हाउ मेनी टाइम्स डेट ऑफ द मून। तो 1/6 आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर बेटा, यानी कि अर्थ का 1/6। ठीक है, हाँ वेट ऑफ द अर्थ ऑन द मून इज हाउ मेनी टाइम्स। ये गलत है भाई, ये गलत है। 6 आएगा आंसर, पता है क्यों बेटा? अरे 6 आएगा, वो अर्थ पर पूछा है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि अर्थ मार्स पर कितना होगा, हाँ सॉरी मून पर। बताओ ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा इसको, मून बराबर ये वीई, ई का मतलब क्या है? अर्थ। मतलब जब हमने मून में 6 से गुणा किया तब जाके अर्थ का आया। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज हाउ मेनी टाइम्स, तो 6 गुना। अरे सबका गलत है, जो बच्चे सी दे रहे हैं वो पिटाई खाएंगे भाई। डी इज द राइट आंसर, उसको पढ़ लो बेटा, पहले मैंने भी वही पढ़ लिया था जो आपने पढ़ा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, बेटा अर्थ पूछा है तो इसका मतलब अर्थ पे तो तब होगा ना जब 6 को इधर पहुंचा दोगे, यानी 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। ठीक है भाई, गलत ना पढ़े, 6 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा बेटा। चलो 11वें क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। सभी मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन 11 का आंसर बताएंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। किसी वस्तु, अच्छा कौन सा इनकरेक्ट है, आपको यह पूछा है गलत कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ए बी सी डी 4 विकल्प है। ए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। बताओ चारों में गलत कौन सा है? देखो मैं पढ़ के बता देता हूं बेटा, शायद छोटा दिख रहा होगा, मैं पढ़ के दिखा देता हूं जल्दी से। देखो बेटा क्या, कि वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है।
वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट द पोल्स, सही बात है बेटा। वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा पर अधिकतम। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य, सही कह रहा है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर भार कम होता है, ये गलत है। बी इज द रॉन्ग, बी गलत है, बिल्कुल सबका गलत है। आप लोगों का पता है क्या, देखो बेटा मैं समझाता हूं, मेरे बच्चा, मेरा गुड्डा, मेरी जान, देखो ध्यान से सुनना। देखो ये होता है पोल, यहां पर क्या होता है पोल, जिसे ध्रुव कहते हैं, और यहां पर क्या होता है इक्वेटर। इक्वेटर को क्या कहते हैं भाई, मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग 100 बच्चे कम है क्लास के अंदर, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। इसे भूमध्य कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, भूमध्य कहते हैं। और ये क्या है बेटा अर्थ का, ये सेंटर है, ये केंद्र है। तो सेंटर में जी का मान क्या होता है, 0। याद रखिएगा केंद्र में जी का मान 0 होता है, तो बच्चों वेट का मान भी, W का मान भी क्या होता है, 0। केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर जी का मान क्या होता है, 0, तो वेट की वैल्यू भी 0 होती है। पोल पर जी का मान, याद रखना, जी का मान पोल पर ज्यादा होता है, किससे बेटा, इक्वेटर से। पोल पर जी का मान यहां पर ज्यादा होता है, किससे, इक्वेटर, भूमध्य से। तो वेट जो होगा भार, वो पोल पर ज्यादा होगा, किससे बेटा, इक्वेटर से। तो ये कह रहा है वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम, नहीं भैया न्यूनतम नहीं, अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला गलत है बेटा। ठीक है, केंद्र पर 0 हो जाता है, ये सही है। ऊंचाई बढ़ने पर घटता है, वेट घटता है, क्योंकि जी का वैल्यू घटता है। जैसे जब आप चंद्रमा पर गए थे, मून पर, तो वहां पर जी का वैल्यू कितना हो गया था, G/6, तो वेट भी 6 से भाग दे दिया था हमने, अर्थ में 6 से भाग। 1/6 सही है यार, गलत है बेटा, नैना। अरे नैना, तेरा नाम नैना है, इंग्लिश में तेरे नाम को आई कहेंगे, आई, नैना। नैना से नैना लग गए हैं, तो बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। गलत ही आपको पहचानना था, इस क्वेश्चन में गलत आपको पहचानना था। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या बताएंगे, बताइए। ह्यूमन आई, नैना बेटा, जल्दी से बताओ कमेंट करके। नैना, कितना प्यारा नाम है इस बच्चे का, नैना। एक काजल आता था पहले, उस पर लिखा रहता था नैना काजल। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या आएगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए, मतलब वर्क होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, बेटा बताओ। नैना जल्दी से बताओ बेटा, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कार्य होने के लिए क्या क्या शर्त जरूरी है बेटा। कार्य का आपको फॉर्मूला पता है, वर्क का फॉर्मूला होता था बल गुणा विस्थापन। क्या होता था, वर्क का फॉर्मूला होता था बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किस किस को याद है ये वाला, अरे भाई किस किस को याद है। कार्य का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुणा विस्थापन। तो बेटा दोनों ही चीज जरूरी है, यानी कार्य होने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, बल का लगना भी जरूरी है और विस्थापन का होना भी जरूरी है। इसका मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, बल की आवश्यकता नहीं है, गलत कह रहा है। वस्तु स्थापित होनी चाहिए, सही कह रहा है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। भैया वस्तु क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है, तो बेटा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, बी इज द राइट आंसर। अरे भैया फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मान लो दीवार को मैं धक्का लगा रहा हूं और दीवार को फोर्स तो लगा रहा हूं, दीवार को धक्का तो लगा रहा हूं, लेकिन दीवार आगे जा नहीं रही, तो इसका मतलब मैंने कोई काम नहीं किया। बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, विस्थापन नहीं है, तो कार्य 0 है। आप फोर्स लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोनों का होना जरूरी है। वर्क का तभी होगा वर्क बेटा जब फोर्स भी लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा बेटा। ठीक है, चलो आगे चले बेटा। बच्चा कह रहा है सर एक बार आप 10वें क्वेश्चन में जाओ। बेटा मैं 10वें क्वेश्चन को सही कह रहा हूं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ द वेट ऑफ मून। अरे भैया एक बात बताओ, ये कह रहा है वेट ऑफ अर्थ ऑन द, वेट अर्थ पर कितना होगा, मून का 6 गुना नहीं हो गया गधाए। अरे तुम लोग पागल मत हो जाओ, हैं सस्ते नशे करके आते हो सुबह सुबह तुम लोग। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। बल तो लगेगा, कार्य होने के लिए बल का लगना जरूरी है और विस्थापन का होना भी, डिस्प्लेसमेंट का होना भी जरूरी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 13वें सवाल का सही जवाब क्या आएगा। क्या खा लिया है तुमने सुबह सुबह, हैं क्या खा लिया है तुमने, एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, क्या खाया है तुमने सुबह सुबह। हैं आलू के पराठे,
पानी पिया, चाय पिया, क्या कर लिया तुमने भाई? सुबह सस्ते नशे कर लेते हो सुबह सुबह, फिर पूरे दिन गलत कमेंट करते रहते हो। बताओ क्या आएगा? जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, जैसे मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसको मैंने जोर से दबा दिया, ऐसे जोर से दबा दिया, तो बेटा बताओ आप उस पर जो काम करते हैं उसमें प्रत्यास्थितिक ऊर्जा, प्रत्यास्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, क्या होती है? बताओ बेटा क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होती है। बेटा देखो, स्थितिज ऊर्जा, यहां पर बात की है पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी दो प्रकार से होती है। देखो, एक तो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। भाई सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक हमारे पास होता है गतिज ऊर्जा। तो बेटा ये तो गति के कारण होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। तो ये किसी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो रही है, अगर कोई वस्तु गति में है, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। अगर कोई वस्तु गति में है तो इसका मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। खत्म। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो हाइट पर है, यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर है, या फिर किसी वस्तु को दबाकर उसका आकार बदला गया है, शेप या साइज, शेप या साइज क्या किया गया है? चेंज। अगर किसी वस्तु का आकार बदला जाता है या ऊंचाई पर रखा जाता है तो समझ जाना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब स्प्रिंग को दबाया तो आपने उसका शेप या साइज बदल दिया, या खींचोगे तब भी क्या बदल दिया? शेप या साइज। तो बेटा जैसे ही दबाओगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। दबाव एकदम से दबाओगे तो तुमको पीछे फेंकने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, तो याद रखना, अगर कोई पूछे कि स्थितिज ऊर्जा किन दो कारणों की वजह से होती है, तो बेटा एक हाइट और एक उसका आकार में बदलना। जैसे धनुष बाण को खींच लेते हैं तो खिंचे हुए धनुष बाण में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। ऐसी गति की वजह से कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज। बच्चों इसको निकालने का फॉर्मूला होता है m×g×h। इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, इसको निकालने का फॉर्मूला ये है। चलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? भाई अभी हमारे कम से कम 21 क्वेश्चन बाकी हैं। प्लीज आप लोग जल्दी से शेयर कर दो क्लास को हर जगह। 21 क्वेश्चन बाकी हैं, आधा घंटा बचा हुआ है, तो जल्दी से एक बार वीडियो को सभी बच्चे लाइक करेंगे और सभी बच्चे शेयर करेंगे। बेटा बहुत बेहतरीन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालन नहीं है? सुचालक नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो विद्युत यानी उसमें से करंट पास नहीं होता? बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, लव यू मेरे भाई, सभी को लव यू सो मच। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं यार आप लोगों को हम। बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो विद्युत का सुचालक नहीं करता, मतलब उसमें से करंट पास नहीं होता? बेटा 50 बच्चों की कमी है, 1000 स्टूडेंट का टारगेट प्लीज पूरा कर दो और मजा आ जाएगा फिर भाई आज। ठीक है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं बेटा, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उसमें से करंट पास थोड़ी होता है यार, तुम खुद सोचो, है ना। मिट्टी के जो बर्तन आते हैं, घड़ा देखा है आपने? घड़ा, तो उससे यार कौन सा करंट पास हो जाएगा? उसमें से नहीं पास होगा। बेटा एल्युमिनियम धातु है, टंगस्टन, ये तीनों जो है वो क्या है? मेटल, धातु। तो धातु सुचालक होती है बेटा, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम भी मेटल है, धातु, टंगस्टन भी, और निकिल भी धातु है। लेकिन मिट्टी तो मिट्टी है बेटा, उसमें से करंट पास नहीं होगा। इसका मतलब वो क्या है बेटा? कुचालक है, सुचालक नहीं है, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है बेटा वो। समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई, लाजवाब, जबरदस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े क्या? 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बताना क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या आएगा? सभी मेरे साथी क्वेश्चन 15 का आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बताओ निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट कंट्रोल, जो टेलीविजन का रिमोट देखा है उसको कंट्रोल जब करते हैं, टीवी को रिमोट से जो चलाते हैं उसमें कौन सी किरणें निकलती हैं? टीवी वाले जो रिमोट से टीवी चलाते हो तो उसमें कौन सी किरणें निकलती हैं? बताओ बेटा। बेटा ठीक है, मैं जीएस वीडियो वीओडी को अपडेट करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं 2 दिन से, जल्दी ही हो जाएगा बेटा 1-2 दिन में। बताओ बेटा क्या आएगा? तो टीवी का जो रिमोट आता है बच्चों, उसका कंट्रोल जो होता है रिमोट वाला, उसमें कौन सी किरणें निकलती हैं? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। तो आंसर याद रखना बेटा, इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगें निकलती हैं। कौन सी निकलती हैं? इन अवरक्त तरंगें, मतलब इंफ्रारेड निकलती हैं। सभी मेरे प्यारे साथियों को याद रखना है ये बात। ठीक है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरणें निकलती हैं? अवरक्त तरंगें, इंफ्रारेड आपकी निकलती हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं भाई, जो बच्चे यहां पर हमारा किसकी तैयारी कर रहे हैं भाई, जो बच्चे रेलवे की या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया सी चीज, छोटी सी चीज मैं दिखाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो भाई देखो, आपके लिए एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, एक प्यारा सा परिवार है, जिसका नाम है, आपको यहां पर सर्च करना है यूट्यूब पर जाकर, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर
यूट्यूब चैनल, ठीक है, आपको सर्च करना है साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। तो ये प्यारा सा एक तुम्हारे भाई का फोटो दिखेगा यहाँ पर, एक है ना येलो टी शर्ट में, और इसको जाकर यहाँ पर क्या करना है ना आपको, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में है क्या। बच्चों यहाँ पर आपको शॉर्ट्स के माध्यम से डेली एक क्वेश्चन सीखने को मिलता है, और वीडियोस के माध्यम से एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे आपका एसएससी एमटीएस या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी, उसकी सारी की सारी जानकारी यहाँ पर, कैसी नौकरी है, कैसा है, क्या है, सारी चीजें। और आपकी स्टडी के लिए डेली एक क्वेश्चन यहाँ सीखने को मिलता है। जैसे 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 51 दिन का टारगेट मैंने लिया था, 51 दिन में फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन डेली सीखने को मिलता है, और जितनी भी डेली लाइफ की साइंस आती है, जैसे चाय पीने से मौत हो रही है, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों के बीच में विज्ञान पहुंचाने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको पूरी की पूरी नॉलेज जो आप किताबों में पढ़ते हो ना थ्योरी से, वो प्रैक्टिकल के माध्यम से, वो कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके दिमाग में बिठाई जाए, जो कि आपके पेपर में भी बहुत मदद करेगी। तो कितने बच्चों ने इसको देखो यहां से जाना है और इस सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा देना है। कितने बच्चों ने कर लिया है, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने बच्चों ने कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो भाई आपको करना पड़ेगा। कितने बच्चों ने कर लिया है बेटा, जल्दी से बता दो कमेंट करके। बहुत बढ़िया नैना बेटा, जल्दी से बताओ कमेंट करके कितने बच्चों ने कर लिया। तो अवरक्त तरंगें निकलती हैं, हाथ खड़े करना है सबको ऐसे, जो जी गुरुजी हो गया, जैसे निशिका ने कर लिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ 1 लाख भर्ती दिखा रहे हैं ना, उस वीडियो को देखना कि मैंने पूरा क्या बताया 15 मिनट में, उस वीडियो को पूरा देखना 15 मिनट में मैंने क्या बताया ग्रुप डी के अंदर 1 लाख भर्ती। ठीक है, तो किस किस ने कर लिया ऐसे हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। झूठे मूठे पागल बना रहे हो मुझे, है ना, जैसे बच्चे को बहकाते ना, ऐसे बहका रहे हो तुम लोग। खतरनाक तो हो तुम लोग ना, खतरनाक तो हो। चलो बेटा 16वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखो, ये इतना प्यारा सवाल है ना, अगर जिसने इसको कर दिया मैं मान जाऊंगा कि आप लोग तो महान हो गए हो विज्ञान में। देखो बेटा, किसी चीज का घनत्व, चांदी का घनत्व कितना दे रखा है, इतना, पानी का घनत्व ये है, तो सापेक्षित यानी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। बेटा देखो ये इतना प्यारा सवाल है ना, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, मतलब सापेक्षित घनत्व निकालना है। बेटा हमेशा याद रखना, जब भी सापेक्षित घनत्व पूछे तो पता है क्या करना है तुमको, ऊपर तो लिखना है चांदी का घनत्व, यानी जिस चीज का निकलवाया है 10.8 गुणा 10 की घात 3, और नीचे पानी का लिखना होता है। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें क्या पूछा जाए, रिलेटिव डेंसिटी पूछा जाए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें रिलेटिव डेंसिटी पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में जिस चीज का पूछा गया है उसको तो ऊपर लिख लो, और पानी जो होता है वाटर उसका नीचे लिख लो। कितना है पानी का, 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेटा आंसर कितना आएगा एक बार कमेंट करके बता दो। 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10 से ये कितनी बार कटेगा बेटा, 10 की घात 2 बचेंगे यहाँ, क्योंकि एक तो कट जाएगा। तो कितना आया बेटा आपका, जल्दी से कमेंट करके बता दो। 10.8 गुणा 10 की घात कितना आ गया, 2। ठीक है, कितना आ गया 10 की घात 2, 10, हाँ ये 10 है क्या, 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, बताओ बेटा क्या आएगा, अब बताइएगा कितना आएगा आंसर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा क्या आएगा। वेरी गुड। एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं कहीं इसमें मिस्टेक तो नहीं है। एक बार बेटा रुकना, इसमें शायद मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई इसको, क्वेश्चन को बेटा एक बार मैं चेक कर लेता हूं, रुको एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको। एक बार बेटा इसको चेक करते हैं कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं यहां पे 100 तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा देखो मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, और ये क्वेश्चन 12 दिसंबर 2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक ये है, यहां 10 की पावर 3 लगाना भूल गया है वो, यहां पर 10 की पावर 3 लगाना भूल गया है। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं तभी तो कह रहा था आंसर क्यों नहीं आ रहा। बेटा क्वेश्चन में मिस्टेक है, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 12 दिसंबर 2018 को पूछा गया है शिफ्ट 3 के अंदर, शिफ्ट 3 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। यहां पर क्या है बोलो, यहां पर 10 की घात 3 है पानी के अंदर, तो 10 की घात 3 से ये पूरा बार कट जाएगा बेटा, 10 की घात 3 पूरा बार कट गया। आंसर कितना आ गया 10.8, क्योंकि पूरा का पूरा कट हो गया, तो 10.8। और बच्चों जो बच्चे ये दे रहे हैं ना ABD, अरे भैया
सापेक्षित घनत्व का कोनो मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। बेटा क्वेश्चन में मिस्टेक था, उसको करेक्ट कर लेना, टाइपिंग एरर था। ये 10 की घात -3 है, ठीक है बेटा, 10 की घात -3, 10 की घात 3 है, याद रखेंगे बेटा। सी आपका जो बच्चे ए दे रहे हैं ना, हाँ, जो ए दे रहे हैं, जो बी दे रहे हैं और जो डी दे रहे हैं, उन सब का गलत है बेटा, ठीक है, हाँ, क्लियर है। तो बच्चों याद रखना, सापेक्षित घनत्व जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए सिर्फ यही आंसर होगा, कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता, नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि बेटा ऊपर से ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, वो कट जाता है, ऊपर से वो क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है बेटा। चलो 17वें क्वेश्चन का आंसर बताना क्या आएगा। सभी मेरे साथी क्वेश्चन 17 का राइट आंसर बताएंगे, बहुत बढ़िया। यूनिट नहीं होता, वैसे तो तुम तुक्का भी लगा सकते थे इस क्वेश्चन में कि एक ही ऐसा है जिसमें यूनिट नहीं है। देखो सबके यूनिट लिखे हुए हैं। देखो ये लड़की बहुत होशियार हो रही है, क्या नाम था इसका, कि सर यूनिट लेस ट्रिक, बिल्कुल मुकेश जी बिल्कुल। देखो इसमें भी यूनिट है, इसमें भी, इसमें भी, तो यूनिट किस में नहीं है, इसमें नहीं है, तुक्का लग गया आपका। मतलब यूनिट लेस होती है बेटा। सापेक्षित घनत्व क्या होता है, मात्रकहीन राशि है, तो तुक्का भी आप लोग लगा सकते थे इसमें। और बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो बेटा पीवाईक्यू में पूछा गया है। चलो बताओ क्या आएगा। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है बेटा। मैंने आपको जब कंप्लीट फिजिक्स का मैराथन पढ़ाया था 11 घंटे का, तो वहां निकालना सिखाया था कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो वैसे क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। बेटा याद रखिएगा, प्रेशर का अगर वैसे पूछे नॉर्मली आपसे तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt - 2, एरिया का होता है एल स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा m l - 1 t - 2, तो आंसर क्या आएगा, m l - 1 t - 2। बी इज द राइट आंसर, सबका सही है बी बेटा। भाई अब तुम कहोगे सर जी आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। भाई मैंने थ्योरी में 1 घंटा यही पढ़ाया था, डायमेंशनल फॉर्मूला 1 घंटा पढ़ाया था, लेकिन आज टेस्ट ले रहा हूं तो ये मत कहना कि सर पढ़ा दीजिए अच्छे से। थ्योरी में पूरा पढ़ाया गया है बेटा, पूरा पढ़ाया गया। 51 दिन 51 मैराथन को भी आप देख सकते हैं, और कंप्लीट फिजिक्स का मैराथन तो आपको प्यूरी थ्योरी पढ़ने के लिए देखना पड़ेगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हर चैप्टर का क्वेश्चन है, पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन है आज यहां, हर चैप्टर का फिजिक्स में से। बताओ उस तापमान का मान बताओ जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है, कमेंट करके बताओ बेटा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, कमेंट करके बताओ। बताओ बेटा जल्दी से, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना माना जाता है। अरे ये तो बेसिक सी चीज है, बुखार मेजर करवाने जाते हो, हैं जाते हो कि नहीं जाते, बताओ हाँ या ना। बुखार जब थर्मामीटर मुंह में लगाता है उसको मेजर करवाने जाते हो कि नहीं जाते, बताओ। तो आंसर क्या आएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या आता है, 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री आपका ह्यूमन टेम्परेचर होता है, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, चलो 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन 19, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि भैया ये है पानी भरा गिलास, और फलानी तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। वो डायलॉग सुने तुमने, ये है पानी भरा गिलास और फलानी तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। तो ये पानी भरा गिलास है, इसमें क्या डाल दिया आपने, बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, बर्फ का टुकड़ा डाल दिया तो बर्फ पिघलेगी बेटा, उसमें गलेगी। तो बताओ क्या होगा, जल बाहर आ जाएगा, पानी से एकदम लबालब भरा हुआ है, तो क्या पानी बाहर आ जाएगा, क्या सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, क्या जल स्तर पहले जैसा ही रहेगा, क्या बर्फ गलने के बाद जल स्तर कम हो जाएगा, क्या होगा, कमेंट करके बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जब वो बर्फ घुल जाएगी उसके अंदर तो क्या होगा बेटा, बताओ बताओ बेटा क्या आएगा। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। जल स्तर पूर्ववत रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि बेटा जब बर्फ पानी के अंदर घुलेगी
तो आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है, वो उतनी ही जगह बनाएगी जितना पानी उसने बाहर निकाल दिया, यानी इधर चला गया है बाहर, यानी बाहर पानी नहीं गिरेगा, अपनी ही जगह उसके अंदर वो बना लेगी। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। आर्किमिडीज एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उत्प्लावन का बल दिया था, यानी बियॉन्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट जो दिया था कि पानी नीचे से क्या लगाता है, उत्प्लावन बल लगाता है ऊपर की तरफ, तो जल स्तर पूर्ववत रहेगा। इस क्वेश्चन पर 3 स्टार लगा लो भाई सभी लोग, मैंने लगा दिया है, इसका मतलब पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो, कई बार आता है बेटा, ठीक है। हाँ चलो 20वें क्वेश्चन का आंसर बताना क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ क्या आएगा। भाई अभी 15 क्वेश्चन बाकी हैं, 15 ही मिनट है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन को कवर करना है आपको, 1 मिनट में एक क्वेश्चन कवर करना है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में पूछूंगा कि कितना आपका स्कोर रहा बेटा। बताओ उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव यानी कोई पानी उबलने लगता है, यानी भाप बन के उड़ने लगता है, उस तापमान को क्या कहते हैं। ऐसे तापमान को क्या कहते हैं जब कोई द्रव लिक्विड भाप बन के उड़ने लगेगा, बताइएगा क्या कहते हैं बेटा जल्दी से। हीट ऑफ फ्यूजन या बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्या आएगा आंसर बेटा। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी जो है, पानी वो कितने डिग्री पर बॉयल होने लगता है भाई, उड़ने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस में बदलने लगता है, यानी भाप बन के उड़ने लगता है। तो पानी का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। आपका बिल्कुल सही जवाब यहां से हो जाएगा। भाई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो मैंने बताया उस चैनल को भी, और जिस पर आप फिलहाल क्लास चलती है डेली लाइव 10 बजे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल सुबह के लिए टॉपिक में क्लास के लास्ट में आपको बता के जाऊंगा कि कल क्या पढ़ना है बेटा आपको, ठीक है। चलो 21वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। केल्विन पैमाने पर किसी ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए, मतलब आपको केल्विन में दिया है, उसको सेल्सियस में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ये आपस में चेंज करने का फॉर्मूला है। किस किस को, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। बेटा किस किस को बदलने का फॉर्मूला है बताओ। C का मतलब सेल्सियस, F का मतलब फारेनहाइट, K का मतलब केल्विन। और अगर C और K के बीच में डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो C बराबर क्या आता है, K-273। तो अगर आपको बेटा केल्विन में दे रखा है कोई चीज और सेल्सियस में निकालना है, तो क्या करेंगे आप लोग, कमेंट करके बताओ क्या करेंगे। घटाएंगे भाई, केल्विन में तो आपको गिवन है, दिया गया है, और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 273 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा बेटा, हाँ या ना। अरे जो जोड़ने वाले हैं पिट जाओगे तुम लोग। बेटा केल्विन दिया है, केल्विन पैमाने पर दिए तो आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो उसमें से ही तो घटाना पड़ेगा केल्विन में से, हाँ या ना बच्चों। सेल्सियस में बदलना है भैया, सबको समझ में आया। गलत मत करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, दिमाग को इधर उधर मत भटकाओ, ठीक है ना। चलो तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा बेटा। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर कौन सी घटना काम नहीं करती। इन चारों में कौन सी घटना है जो काम नहीं करती आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। चलो बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, कि अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी, आप बहुत इंतजार कर रहे थे ना कि सर साइंस की बुक कब आएगी, और आ चुकी है अब साइंस की बुक। अगर आप लोग रेलवे की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो ये रेलवे की सामान्य विज्ञान की किताब है, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा लिखी गई है मेरे प्यारे बच्चों। और ये किताब, इसमें तीनों, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, बिल्कुल एकदम नए पैटर्न पर, जैसे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ये किताब आपको रेलवे की सामान्य विज्ञान की, मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपने इस किताब को पढ़ लिया और अपनी क्लास को लगातार कंटिन्यूअस ये लगा लिया, एक सवाल भी कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये किताब आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो आपका ALP का एग्जाम है, टेक्नीशियन, NTPC, रेलवे के जितने भी एग्जाम है, CBT 1 हो या CBT 2 हो, सभी के लिए। और मात्र पता है कितने रुपए की है, 100 रुपए की है, मतलब 109 रुपए में आपको ये मिल जाती है। कहां पर, फ्लिपकार्ट पर। तो आज कितने बच्चे इस किताब को मंगाने वाले हैं, एक बार हाथ खड़ा कर दो। किस किस ने ये बुक नहीं ली है, एक बार हाथ खड़े कर दो। भाई विज्ञान की सबसे बेहतरीन किताब आपकी यही है, सामान्य विज्ञान की, और तीनों एक ही में मिल रहे हैं। और ऐसा है बच्चों कि आपको लिमिटेड कंटेंट है, फालतू की बकवास नहीं कि ये नहीं, ये भाई साहब
जो आता है पेपर में वही इसके अंदर लिखा हुआ है। आज ही ऑर्डर कर लेना, 109 रुपए की किताब है, फ्लिपकार्ट के ऊपर मंगा लेना बच्चों, बहुत बम्पर ऑफर चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे भाई मंगा लेना, बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। वन लाइनर एमसीक्यू के साथ थ्योरी भी इसके अंदर है, थ्योरी भी है प्लस हर चैप्टर के बाद इसमें क्या है, क्वेश्चंस भी हैं बच्चों। पर्सनल डाउट के लिए मुझे आप लोग यहां मैसेज कर सकते हैं अगर कोई बात आपको पूछनी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। और टेलीग्राम तो आप लोग, चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा 22 में क्वेश्चन का। कौन सी चीज है इन चारों में से जो आर्कमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती। इंग्लिश वर्जन भी जल्दी आएगा, अभी ये किताब सिर्फ हिंदी में है, तो इंग्लिश में भी बेटा जल्दी ही ये किताब आपकी आ जाएगी, अभी हिंदी वाले बच्चे इसको मंगा सकते हैं। तो बेटा देखो, हवाई जहाज के जो पंखे होते हैं, हवाई जहाज के पंखे, इनका कोई मतलब नहीं है। बताइए भाई मेरे बच्चे, 100 बच्चों की कमी है। देखो अगर 100 बच्चे और लाइव आ गए तो मेरे दोस्त पूरा जी जान लगा दूंगा आपको पढ़ाने में, एक एक सवाल यहीं से आने वाला है। कल का टॉपिक आपको बता देता हूं, ह्यूमन आई, यही देख रहा था, मानव नेत्र कल का टॉपिक होगा बच्चों। हवाई जहाज के पंखे जो हैं इनका कोई लेना देना नहीं है किससे, आर्कमिडीज के सिद्धांत से। आर्कमिडीज तो वो वैज्ञानिक है बेटा जिन्होंने उत्प्लावन का बल दिया था, उत्प्लावन का बल जिसने दिया था वो वैज्ञानिक है आर्कमिडीज, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बियॉन्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स, उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ये वो वैज्ञानिक है। ये लैक्टोमीटर क्या करता है, एक बार कमेंट करके बता दो कि लैक्टोमीटर क्या करता है। ये दूध की शुद्धता को मापता है, ये सभी को याद रखना है, क्या करता है, दूध की शुद्धता को मापता है लैक्टोमीटर, ठीक है, याद रखना। प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, प्योरिटी ऑफ मिल्क को कौन मापता है मेरे भाई, एक सेकंड, चलिए प्योरिटी ऑफ मिल्क लिखो, दूध की शुद्धता को जो मापता है उस यंत्र का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे क्या है भाई। चलिए प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता को जो मापता है उसका नाम है लैक्टोमीटर। जहाजों पनडुब्बियों की डिजाइन इस तरीके से ही बनाई जाती है ताकि आर्कमिडीज का सिद्धांत इसके ऊपर लगे, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि कोई चीज अगर डुबोई जा रही है पानी के अंदर तो वो उतना ही बाहर पानी निकलेगा जितना उस ऑब्जेक्ट का क्या है भैया, वेट है, भार है बच्चों, इसी को आर्कमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। हाइड्रोमीटर क्या करता है, डेंसिटी को बताता है, घनत्व को, याद रखिएगा, घनत्व को बताने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है बच्चों, आपका हाइड्रोमीटर होता है। मेरे प्यारे साथी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं मेरे भाई, क्या ध्यान से सुनिएगा, बहुत एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं सिर्फ आपको वही चीज बताऊंगा मेरे भाई जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। आज के लिए मात्र आपको पता है कि मैं भी जानता हूं ये बात, आप भी जानते हो कि हजारों बच्चों का जो प्यार मिला है ना इस बैच को, जिसकी आज मैं बात करने वाला हूं, और वो बैच है रीजनिंग का वीओडी बैच, आपके अपने प्यारे रीजनिंग गुरु विक्रम जी सर के द्वारा, जो हजारों बच्चों का प्यार मिला इस बैच में। इस बैच को मात्र आज का और आपको ऑफर दिया गया है, और ये सिर्फ आपकी एक खास डिमांड के ऊपर, कि जब बहुत सारे बच्चों का ये कॉल आने लगता है ना कि सर ऑफर खत्म हो गया, मैं नहीं ले पाया था सर, मेरे, आप लोग वीडियो के नीचे भी लिख देते हो कि सर मेरे घर में ये हालत थी, आज का और ऑफर दे दो। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस रीजनिंग के वीओडी बैच पर बहुत स्पेशल ऑफर है, मात्र रात के 11 बजे तक आपको ये ऑफर मिलेगा। कितने में मिलेगा आपको ये बैच, 399 रुपए में मात्र रीजनिंग का, जिसकी कीमत आपकी कितनी रहती है, आपकी 699 से लेकर 999 लाइव बैच की रहती है आपकी। तो प्यारे बच्चों, आज मात्र आपको 399 में ये बैच मिल रहा है, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये बैच वो है जो सबसे ज्यादा रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर बच्चों को दिलवाता है। इसमें वो अपडेटेड कंटेंट है जो
अच्छा, कितने बच्चों ने एक बार आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बैच से पढ़ रहे होंगे। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हाथ खड़े करके बताना एक बार कि जिन्होंने इस बैच में इन्वॉल्व कर लिया है या पहले से ही जिनके पास ये बैच है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो। ये बैच आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो, पहली बात तो ये, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम है या आप वन डे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी के लिए ले सकते हैं। हमारा जो भी बैच आता है वो कंप्लीट होता है बच्चों। ये वीओडी बैच, इसमें अपडेटेड कंटेंट, अपडेटेड जो आपके नोट्स होते हैं, प्रैक्टिस सीट अपडेटेड जितने भी आपके टॉपिक अपडेट किए गए हैं एसएससी के द्वारा या किसी भी कमीशन के द्वारा, सारे के सारे चीजें कितने बच्चों के पास है। अगर अब भी आपके पास नहीं है तो मात्र 400 रुपए में आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, इतना मेरा वादा है। मैं इतना भरोसे के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन को क्या प्रेफरेंस देनी है, किस चीज के बारे में बताना है। मुझे लगा कि आप लोग अगर अब तक इस बैच को नहीं लिए तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। ये बैच आपको कहां मिलेगा, ये बैच आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। बच्चों 31 तारीख तक ऑफर था, लेकिन आप लोगों की ही खास डिमांड पर यह ऑफर और बढ़ा दिया गया है। मात्र आज के लिए, कल को वही आपकी पुरानी फीस के अंदर इसको लिया जाएगा। तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर पर जाकर, और बच्चों वहीं पर जाकर आपको ये रीजनिंग का बेहतरीन बैच मिलेगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। कौन से नंबर पर, 850 लिख लो 63399, फिर भी आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन बैच है बच्चों, ठीक है। याद है ना, 11 बजे तक ऑफर रहेगा, मात्र 399, बाकी उसके बाद 700 रुपए का आपको यह बैच मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। 700 रुपए का यह बैच मिलेगा आपको। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। बच्चों 23वें क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से, थोड़ी स्पीड पकड़ लो मेरे भाई। अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है और क्वेश्चन की संख्या 10 है। 5 मिनट का समय है और क्वेश्चन की संख्या कितनी है मेरे भाई, 10 है, ठीक है। बताओ, सूर्य की रोशनी हरे रंग का दिखाई देने वाला, 5 मिनट बाकी है, क्वेश्चन की संख्या 10 है। बताओ, सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में दिखाई देने वाले काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है। बताओ क्या आएगा बेटा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है मेरे भाई, बता दीजिए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ जल्दी से बेटा क्या आएगा। बहुत बढ़िया, देखते हैं कितने बच्चों का सही आ रहा है भाई, एकदम बहुत बेहतरीन। बताओ बेटा क्या आएगा। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। सूरज की रोशनी में हरे रंग का कोई कपड़ा है, हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का क्यों दिखता है। क्योंकि बच्चों कपड़ा लाल रंग की तरंग धैर्य वाला जो कलर है उसको पूर्णतः एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द क्लॉथ एब्जॉर्ब द रेड कलर वेव एम्पलीट्यूड कंप्लीटली, लाल रंग है उसकी तरंग धैर्य को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए वो लाल रोशनी में देखे जाने पर आपको कैसा दिखता है, काले रंग का दिखाई देता है। ये आपका बिल्कुल मैराथन के अंदर कंप्लीट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है। 24 में क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा जल्दी से। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो यह दर्पण कौन सा है। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि फोकल लेंथ, फोकस लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो आपको यह बताना है कमेंट करके कौन से प्रकार का दर्पण है। मैंने पहले भी कई बार बताया था कि अगर आपको प्लस का चिन्ह दिख जाए तो आंसर टिक क्या कर देना है, कॉन्वेक्स टिक कर देना है। क्या टिक कर देना है, कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण है। अगर आपको यहीं पर माइनस दिख जाता तो आपको अवतल टिक करना था, मतलब कॉनकेव टिक करना था। अरे देखते ही टिक कर दोगे, इतना तो मैं गारंटी लेता हूं, आप देखते ही टिक कर देंगे। बच्चों क्या आएगा आंसर, यानी प्लस का दिया गया है तो आपका उत्तल दर्पण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका समतल दर्पण पूछा और इसकी फोकस दूरी पूछ लिया तो अनंत होती है, लिख लीजिए क्या होती है, अनंत होती है, लिख लो। यानी फोकल लेंथ अगर पूछा जाए, क्या प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यह बात आपको क्या करना है, याद रखना है बेटा, इन्फिनिटी, अनंत होता है। सभी मेरे प्यारे साथियों को यहां तक याद रखना है। इसका प्लस होता है, इसका क्या होता है, माइनस होता है। 25 में क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के देने वाला हूं। क्या कहता है, राम ने 50
50 वाट और 220 वोल्टेज रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्टेज की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिरोध। बेटा आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। क्या आप निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा। साथ ही मैंने पूरी कोशिश की क्वेश्चन करवाने की, लेकिन अब 2 क्वेश्चन मैं आपको 2 और होमवर्क के दे रहा हूं। आपको इसका फॉर्मूला लिख के दे दिया है, आर की वैल्यू निकालनी है, पावर दिया गया है, वोल्टेज भी आपको दिया गया है। आर की वैल्यू निकाल सकते हो ना? अरे कोई निकाल सकता है। पावर कितना दिया है? 50 वॉट दिया है। वोल्टेज कितना दिया है? 220। तो 220 में 220 का गुणा इधर हो जाएगा, ये 50 और 50 से भाग हो जाएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। कितने बच्चों का आंसर आएगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या आएगा भाई? पावर आपका कितना है? 50, ठीक है, 50 दिया है। ये आएगा 220 गुणा 220 और ये आपका कितना है भाई? आर। तो आर अगर निकालना है तो बेटा ये आएगा 220 गुणा 220, इसमें 50 से भाग दे दो, क्या आएगा? 0, 0 कट गया, 5 से 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 44 में 22 का गुणा करेंगे तो लगभग क्या आएगा? 1098, यही आएगा ना? 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8, 88 और 8 कितना हो जाएगा भाई? क्या आएगा? हाँ सही है, सही सही है भाई, ये आएगा आपका 968। क्या आएगा बेटा? 968 आपका आंसर आएगा जब आप इनको गुणा कर दोगे 44 में, किसका? 22 का गुणा कर दोगे, यही आएगा ना? 22 चौक 88 हो गए 8, 22 चौक 88 और 8 कितना आएगा? 96, ठीक है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, ये HW रहेगा आपका। 26वां क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, इस वजह से हम पूरे 30-35 क्वेश्चन नहीं कर पाए, और 27वां क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। बेटा ये टेस्ट बहुत मेहनत से बनाया था मैंने, बस इतना याद रखना कि आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताना कि 27 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन उसी बच्चे को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और कल का टॉपिक लिख लो, ह्यूमन आई, मानव नेत्र कल पढ़ेंगे, तो प्लीज पढ़कर आना, वीडियो देख लेना। मानव नेत्र वाली जरूर का इसके क्वेश्चंस आपको कल सुबह 10 बजे हम करेंगे बेटा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।